आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं जिस विषय नहीं व्यक्ति के साथ आई हूँ वो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं अपने शब्दों में बयान कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि आपके मन के भाव और मेरे शब्द और अगर वो मेरी कैपेसिटी में होगा तो मैं उसे ज़रूर करना पसंद करूँगी। और आज 4 मार्च है। 4 मार्च 1921 में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिन्हें हम जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु के नाम से, और जिनकी आज आप और कुछ जाने या ना जाने आम लोग जिनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी हुई फिल्म तीसरी कसम आप सभी को याद होगा और आप सभी उसको जानते होंगे। इसके बाद अभी आजकल पंचलैट फिल्म भी आई है उनकी कहानी पर बनी हुई, और ढेर सारी उनकी कहानियां हैं जिस कहानियों में उनके लेखन का कौशल आपको मिलेगा, और वो शब्दों पे और शब्दों की ध्वनियों को कैसे लिखते थे ये आप उनकी कहानियों को पढ़ करके जान सकते हैं। उन्होंने 2 या 3 कहानियाँ मैथिली में भी लिखी थी और मैं उनकी मैथिली कहानी उसका हिंदी रूप लेकर के आपके पास आई हूँ और चाहती हूँ कि इन कहानी के साथ अपनी श्रद्धा इतने महान लेखक को अर्पित करूँ आप सबके साथ। तो आप सब कहानी सुनिए और अपनी राय भी दीजिए, और बहुत मज़ेदार कहानी है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतने ही मज़ेदार ढंग से आपको सुना सकूँ। कहानी का नाम है, शीर्षक है नेपथ्य का अभिनेता। हालांकि इसके पहले उसे 50 मर्तबे देख चुका था, फिर भी उस दिन देखकर चिहुक सा उठा। चकाचौंध सी लग गई। लगा जैसे बिना मौसम का कोई फूल अथवा फल देख रहा हूँ। सावन भादों की इस किचकिच में, इस बरसात में ये कहाँ से आ गया? क्यों? मैं ही नहीं, उसे देखकर हर चीन्हा अनचीन्हा अकबकाकर ठिठक जाता। कोई कोई उसकी टेबल के पास जाकर कुछ पूछता भी है, और मैं ये भी देखता हूँ कि वह घोर अनाटकीय ढंग से छोटा सा उत्तर भी दे रहा है। ये समझना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं रह गया कि जो कोई भी उससे फारबिसगंज की इस छोटी सी चाय की दुकान की एक बहिया कुर्सी पर बैठे देखता है, थोड़ी देर के लिए अकचका कर रह जाता है। मन ही मन मैंने अटकल लगाई। लगभग 30-31 वर्ष पहले पहली बार इस व्यक्ति को देखा था, सन 1929 में। उसी साल पहली बार गुलाब बाग के मेले में इतने करीब से हवाई जहाज देखा था। इसी वजह से सन ईस्वी सब आईने की तरह एकदम झकाझक याद है। सन 1919 में मैं 8-9 वर्ष का रहा था। उसी साल गुलाब बाग मेले में कलकत्ते की मशहूर थिएट्रिकल कंपनी आई थी। लोग उमड़े पड़ते थे, तिल धर रखने की जगह नहीं थी। मंच पर ही गाड़ी आ जाती थी, इंजन सहित सीटी बजाती, धुआं उगाती और लाल हरी पीली नीली रोशनी में पटी परियां नाचती। ओह, कितना रमणीय होता था सब। जीवन में पहली बार थिएटर देख करके उत्तेजित हो उठा था। आज भी वे दिन वैसे ही याद है, कितने हैरत अंगेज। मगर जब स्कूल खुला था तब सहपाठी बकुल बनर्जी ने मेरा मन एकदम छोटा कर दिया। हालांकि वह भी उस समय 8-9 साल का ही था, मगर बड़ा ही होशियार, जन्मजात आर्ट क्रिटिक। उसके कथनानुसार इस नकली कंपनी में पिछले साल नागेश्वर बाग मेले में आए असली कंपनी से छांटे हुए लोग हैं। बकुल ने कहा था, नागेश्वर बाग मेले में आई कंपनी की बने तो सबको की बातें तो सबको मालूम है। 24 घंटे के भीतर कंपनी को मेला छोड़ करके चले जाने का हुक्म हुआ था। कलेक्टर साहब ने यह हुक्म दिया था। कलेक्टर साहब का कहना था कि यदि 2 दिन भी यह कंपनी मेले में रह गई तो जिला दरिद्र हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। मगर अंत में मुझे उदास देखकर बकुल ने कहा था, तो एक बात है कि इस कंपनी में रेलवे पोर्टर का पार्ट जो किया था ना, नागेश्वर बाग में आया हुआ कंपनी में भी वही ये पार्ट करता था। यानी वेटिंग रूम में सोए हुए लोरिका को मारता था छुरा से,
उसको तो नेकली नहीं कर सकते ना। आज की सारी बातें वैसे ही याद है। गुलाब बाग मेला, पंजाब मेल, रेलवे पोर्टर, छोकरे का खून, बकुल की बातें। तकरीबन 4 या 5 साल के बाद सिंहेश्वर मेले में आई उमाकांत झा कंपनी में इस व्यक्ति को पुनः देखा था। विल्लू मंगल नाटक में चिंताबाई की मजलिस में भोथिया के बाबा जी के वेश में काया का पिंजरा डोले रे, सांस का पंछी बोले रे गाता। बड़ा सुरीला कंठ था। गुलाब बाग वाली कंपनी में छोकरे की हत्या करने वाले हत्यारे का पाठ करने वाला बाबा जी के गेरुए वस्त्र में अपनी बोली ज्यादा देर तक छुपा नहीं सका था। मैं भट्ट से चीन गया था, मगर जब उसने पारसी नौटंकी शैली में कवित्व पढ़ा था, मृदंग कहे धिक है मंजीर कहे किनको किनको, तब हाथ नचाकर गणिका कहती इनको 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 इनको। तब मुझे भी थोड़ी सी शंका उठी थी, और बनी मेरी शंका कहीं नहीं रह गई थी। खूब अच्छी तरह पहचान गया था बाबा जी को। वही था गुलाब बाग वाला कंपनी में वेटिंग रूम में सोए लड़के को छुरा भोंकने से पहले कांपते हाथ और थरथराते छुरे को देखकर पागल की तरह बड़बड़ा उठा था। क्यों क्यों मेरे हाथ, तू क्यों थरथरा रहा है? तू तो केवल अपने मालिक का हुक्म अदा कर रहा है। मत कांप मेरे खंजर, वक्त बर्बाद मत कर। शिकार सोया है चादर तान कर, ले तू भी अपना काम कर। बस कि डुग्गी पर बड़ी जोर से चोट पड़ी थी। एकदम से हड़बड़ा गया था। मुझे सब कुछ वैसे ही याद है। इसके बाद फिर तीसरी बार आद्य प्रसाद की नाटक कंपनी की श्रीमती मंजरी में अंग्रेज जज का वेश बनाकर टेबल पर काठ का हथौड़ा ठोकता शांति स्थापित करता हुआ व्यक्ति बोला था, बैल मोंजरी बाई, हम तुमको श्रीमती मोंजरी का खिताब देता है। आज से तुमको श्रीमती मोंजरी बोलेगा, हम बोलेगा, शॉप बोलेगा, समझा? और इस दृश्य के उपरांत थोड़ी देर के बाद वही गीत गाता स्टेज पर आया था, काया का पिंजरा डोले रे, अपने उसी पुराने तर्ज पर। कभी भी कहीं भी इसे पहचानने में कोई भ्रम नहीं रहा। पहचानता गया सभी जगह। कितनी ही दफे मैंने उसे देखा, किंतु ऐसे बेमौसम नहीं, अनटाइमली नहीं, इस झहरते सावन भादों में नहीं, हमेशा इसे मेले के मौसम में देखा है, यानी कार्तिक से चढ़ते वैशाख तक। इसलिए आज अचानक इस चाय की दुकान पर बैठे देखकर मैं जैसे चौंक गया। उसमें भी ये बूंदाबांदी। अनुमान लगाया इस बार 10-11 साल बाद उसे इस इलाके में देख रहा होगा। इससे थोड़ा सा विस्मय हुआ, थोड़ी सी उत्सुकता जगी। वह दुकान की कुर्सी पर बैठा जरूर था, मगर था वो कहीं उदास, उखड़ा, डूबा हुआ। मेघ का झरना वह बड़ी देर से टकटकी लगा करके देख रहा था। वो हत्यारा पोर्टर, बाबा जी, अंग्रेज जज, उपदेशक, सिपाही, डाकू, अंधा फकीर आदि आदि, एक ही व्यक्ति, एक ही। बहुत जोर से बिजली चमकी, मेघ गरजा और बड़ी देर के बाद उसने वही मुद्रा बनाई जिसमें काया का पिंजरा वाला गीत गाता हुआ आता था स्टेज पर। इतनी देर के बाद मेरी नजर उसके पहने हुए शर्ट पर पड़ी। कार्टून की छाप मिट रही थी, मैल जम रही थी, नए डिजाइन की टूटी चप्पल। उसने उचक कर गंभीर दृष्टि से चाय वाले को देखकर कहा था, एक इधर भी। उसकी बोली सुनकर यह समझने में जरा सा भी संदेह नहीं रह गया था कि हत्यारा पोर्टर अथवा टहला देने वाला भयंकर डाकू या रुबीला जज के शांत उपदेशक आदि आदि वाला यह व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया है। चाय उसे भी मिली और मुझे भी। एक घूंट पीते न पीते मुझे याद आया कि कैसे उन दिनों यानी बचपन में रात वाले स्टेज के एक्टर को दिन की रोशनी में सड़क पर या मेले में चलते देखकर विस्मय होता था। कैसे उन लोगों की ये सब बातें, बोलना, बतियाना अद्भुत लगता था। विचित्र किंतु सत्य।
याद आया, फारबिसगंज मेले में एक थिएटर कंपनी के कुछ एक्टरों के पीछे बहुत देर तक मैं घूमता रहा था। पान की एक दुकान पर सभी खड़े थे, पीछे में मैं भी खड़ा था। उस दल में ढेर सारे लोग थे, यानी लैला, मजनू और फरहाद, राजा, डकैत के हाथ से राजकुमारी को छुड़ाने वाला राजकुमार और प्रयोजन पड़ने पर सभी खेलों में जल्लाद बनने वाला तथा सबके संग यह काया का पिंजरा गाने वाला। मुझे पीछे खड़े देखकर ये बोला भी था, क्यों बे छोकरे, इस तरह क्यों घूम रहा है पीछे पीछे? पॉकेट मारेगा क्या? उस अवस्था यानी बचपन में भी ये लगा कि आत्मसम्मान पर आघात पड़ा है। अहम जाग उठा, करारा उत्तर दिया था, आपके पॉकेट में है ही क्या जो कोई मारेगा? क्यों? वह अप्रतिभ होता बोला था, तू ये कैसे जानता है कि मेरा पॉकेट खाली है? यद्यपि उन दिनों मैं अपने स्कूल की सबसे ऊंची क्लास में पढ़ता था और मास्टर साहब के आदेशानुसार प्रत्येक अपरिचित से अंग्रेजी में ही बात करने का अभ्यासी था, तथापि मैंने खड़ी बोली में ही उत्तर दिया, क्यों? रात जो भीख मांग रहे थे, दाता तेरा भला हो। सब ठठाकर हंस पड़े। उसने कहा, छोकरा तेज है। विवशता मुझे अंग्रेजी झाड़नी पड़ी थी। यू सी मिस्टर रेलवे पोर्टर, एक्टर, डोंट से मी छोकरा, आई एम ए मैट्रिक स्टूडेंट, यू नो। इतनी पुरानी बात याद आने पर मेरे होठों पर हंसी खेल गई। मन में प्रश्न उठा कि अभी यह किस कंपनी में काम करता है? क्या अभी भी यह वैसे ही रोबीले डायलॉग बोलता है, वैसे ही स्टेशन के वेटिंग रूम में खंजर चलाता है लड़के पर, और वैसे ही मेरी तंद्रा भंग हुई। उसकी चाय खत्म हो गई थी और वह मेरी टेबल के पास आकर खड़ा हो गया था। पूछा, आप मुझे पहचानते हो सेठ? उसकी बाँह पकड़कर बिठाते हुए कहा, मैं सेठ नहीं हूँ, खालिस आदमी हूँ। कहिए, आजकल किस कंपनी में है? इस बेमौसम आपको इस इलाके में देखकर मुझे काफी आश्चर्य हो रहा है। हैं किस कंपनी में? साहब, अब कहा कि कंपनी और कैसा थिएटर, सबको फिल्म खा गया। उसने हंसने की निरर्थक कोशिश की। आपने कितनी कंपनियों में काम किया है? साहब, 15। लगा जैसे सब के सब उसके यादगार में सींत कर रखे हुए थे। निमिष मात्र के विराम के बाद मेरी ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए बोला, 9 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर उतरा था, कृष्ण के रोल में। अब मुझे अनुभव हुआ कि मेरे सामने बीते हुए युग का एक शेषांश बैठा हुआ है, पारसी थिएटर का एक टूटा हुआ अभिनेता। उसने सिगरेट बढ़ाते हुए पूछा, मैंने सिगरेट बढ़ाते हुए पूछा, तो आजकल क्या करते हैं आप? उसने क्षण भर चुपचाप मेरी ओर देखा, फिर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, क्या करूंगा साहब, वो जो किसी शायर ने कहा है कि इश्क ने कर दिया निकम्मा। उसने हंसने का असफल नाटक किया। 10 साल बाद इस इलाके में आया हूँ। अब क्या नाम बताया लोगों ने? मिथिला देश। साहब, इस इलाके में नाटक के शौकीन काफी लोग हैं। जाने को तो फिल्म में भी गया, पर जी नहीं लगा। बोलकर उसने कनखी से इधर उधर देखा, फिर दयनीय दृष्टि से देखते हुए धीरे धीरे बोला, साहब, एक्सक्यूज मी, फ्रॉम लास्ट 2 days आई एम हंग्री, वेरी हंग्री। मांगने की हिम्मत नहीं होती किसी से। उसका यह अंग्रेजी डायलॉग घोर अनाटकीय था। मैं कुछ कहने को था ही कि आकृति पर मांगने का भाव लाकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए स्वर में बोल उठा, हुक्म हो तो कुछ पेश करूं? अब तो यही एक सहारा बचा है। ड्रामे के कुछ पुराने शौकीन मिलते हैं, सुना देता हूँ। जी हल्का हो जाता है और कुछ तड़प कर वह उठा और अपनी पंक्ति को अपूर्ण छोड़कर कोने में रखी अपनी अटैची ले आया। एक काली लुंगी निकाल करके मुंह ढक लिया, फिर लुंगी का पर्दा उठाया। तलवार कट मूंछ पर वाली एक विचित्र आकृति प्रकट हुई। मध्यम स्वर में ही बोला, यह एक उदास निराश नौजवान प्रेमी का डायलॉग है। वह एक बार खांसा, फिर बोला, जालिम चपला, ये क्या किया तुमने? मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए जालिम। तूने ये क्या कर डाला? क्यों कर डाला? चपला, चपला, चली गई यूं चपला। चली तू चपला तड़पता छोड़कर,
इसके बाद हिचकी लेते हुए उसने जो संवाद कहे वह मैं नहीं कह सकूंगा। दुकान में लोगों की भीड़ लग गई थी। चारों ओर से लोग उचक उचक करके उसे देख रहे थे। सभी के चेहरों पर एक विचित्र एवं कौतूहल का भाव था, मगर सब थे चुप, सब स्तब्ध। बाहर सिर्फ मेघ रह रहकर गरज उठता था। उसने पुनः अपनी आकृति पर लुंगी का पर्दा गिराया, यानी कि स्वयं को ग्रीन रूम में ले गया। इस बार बड़ी बड़ी मूंछों वाला सरदार बनकर निकला। पर्दा उठा, गर्जा, क्यों बे बदकार, बता बता, कहाँ कहाँ है राजकुमार, कहाँ है मक्कार की औलाद। हठात इस जोशीले संवाद की उठापटक में उसके नकली दांतों का सेट छिटक करके मुंह से बाहर निकल पड़ा। इस प्रकार से उसने दर्जनों मुखड़े बनाए, कितने संवाद सुनाए। अंत में टोपी को भिक्षा पात्र बनाता लोगों की तरफ देखता बोला, दादा दादा, तेरा लाख लाख भला हो, आना दो आना, पैसे दो पैसे ही सही। मेरे पैर धरती से सट गए, जरा चोट सी लगी, एक झटका सा लगा। इस व्यक्ति ने अपनी कला के जादू से कितने वर्षों को पीछे धकेल दिया है। मैं पुनः वर्तमान में आ गया। देखा, बकुल बनर्जी मेरी ओर टुकुर टुकुर ताक रहा है। जरा जरा सी पता नहीं कैसी तो हंसी हंस रहा है। बकुल थोड़े जोर से उससे पूछ बैठा, क्यों एक्टर मोशाय, काल इतना मेहनत से चौंदा करके दिया, सो सब एक ही रात में भट्टी में फूंक दिया। वाह रे मोशाय वाह। जन्मजात आर्ट क्रिटिक मेरा सहपाठी बकुल बनर्जी आज भी कला और कलाकार को पहचानने का धंधा वैसे ही करता है, सदा एक जैसा ही रहा। मेरी तरफ देखते हुए बकुल बोला, तू भी इसका बात में फांस किया? मुझसे काल कह रहा था, फॉर 2 days आई एम हंग्री। पता नहीं क्यों मुझे उस समय बकुल की ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। उसे चुप ही रहने का इशारा किया और फुसफुसाते हुए पूछा, बकुल, इसकी डोलती हुई काया के पिंजरे में जो पंछी बोल रहा है, उसकी बोली को सुनकर तुमको कुछ नहीं लगा? ठीक ठीक बताना। बकुल जैसे अवाक हो गया, निमिष मात्र स्तब्ध रहा, फिर धीरे धीरे बोला, कुछ नहीं लगता तो काल को सारा सारा दिन इसका साथ भीख मांगता। चोंदा भी तो भीख ही हुआ ना। वह एक दीर्घ श्वास छोड़ता हुआ बोला, क्या बताएं, कैसा लगा तुम्हारे अथवा अन्य मित्रगणों के साथ रात भर हॉस्टल से भागकर थिएटर देखने गया हूं। मैंने कहा, हाँ बकुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तब तक वृद्ध एक्टर ने अपने दूसरे पुराने प्रसिद्ध गीत की पहली पंक्ति आरंभ कर दी थी। सुबह हो गई, निकल गए तारे, मुझे छोड़ो चलो मेरे प्यारे, मुझे छोड़ो चलो मेरे प्यारे। हठात फिर से हम लोगों के मन में मेले का मौसम जगमगा उठा। तो ये थी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, मैथिली कहानी, नेपथ्य का अभिनेता, जिसे हिंदी रूप में, इसका हिंदी रूप मैंने किया था और अभी अभी यहाँ के नवनीत पत्रिका में भी, जो भारतीय विद्या भवन की पत्रिका है, उसमें भी ये कहानी छपी थी। ये अनुवाद मेरा छपा था और मुझे लगा कि मैं अपनी श्रद्धांजलि इस अप्रतिम लेखक को, इस महान लेखक को इस कहानी के पाठ के माध्यम से कर सकती हूँ। और चूँकि मैं मैथिली जानती हूँ, मैथिली भाषी हूँ, मैथिली पर काम कर रही हूँ, तो मैथिली का जितना बढ़िया साहित्य मुझे जहाँ से भी मिलता है मैं उसको हिंदी में लाने की कोशिश करती हूँ। इनकी ये अनूठी कहानी भी मुझे मिली थी और बहुत पहले, आप देख सकते हैं कि इसके कागज़ का रंग और इसका ये सब कुछ कितना पुराना है, लेकिन ये तब से ये मेरे पास रखा हुआ है, मेरे अनमोल थाती की तरह। और
इसे मैंने आज आपको सौंपा है। आप सब लोग इसे सुनिए, आनंद के लिए उठाइए, जितने को मर्जी उतने को शेयर कीजिए और याद कीजिए उस महान लेखक को जो आज हमारे बीच नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन अपने काम से हमारे बीच है और हमेशा हमेशा रहेगा। आज यहीं पर इतना ही रुकते हैं। अगली बार हम फिर किसी दिन और किसी नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।